नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज 100 दिन से जो धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, आज उसका फैसला हो जाएगा। आज पटना हाई कोर्ट में 2:15 बजे से फैसला सुनाया जाएगा, 2:15 से। जितने भी केस हैं उन सभी पर फैसला आज आ जाएगा। कल भी मैंने बोला था, 2-3 दिन से मैं बता रहा था कि इस वीक में तो आपके फैसले आ ही जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट होंगे नहीं होंगे, जांच होगा नहीं होगा, वो सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। जो ऊहापोह की स्थिति में है वो सब भी क्लियर हो जाएगा। अपना 24 मार्च से डेली आंसर राइटिंग का ग्रुप शुरू हुआ है। अगर आपको जुड़ना हो तो आप बताइएगा। यूट्यूब से भी आप एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मॉडल आंसर भी मिल जाता है, न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF भी मिल जाता है, MCQ भी मिल जाता है और कॉपी इवैल्यूएशन भी हो जाता है, गाइडेंस भी मिल जाता है। इतना सब कुछ आपको मिलता है। अगर आपको जुड़ना हो तो बता दीजिएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन बड़ा ही दुखद है। 3 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए हैं। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में कठुआ में एक चल रहा है ऑपरेशन। कठुआ में क्या हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेज और जो मिलिटेंट हैं उनके बीच में इनकाउंटर चल रहा है और उसी में 3 पुलिस जवान जो हैं जम्मू कश्मीर के वो शहीद हो गए। तो ये हेडलाइन है आज। उसके बाद जो हेडलाइन है वो है कि पुतिन विल विजिट इंडिया। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, ये भारत की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा इसे बताया गया है। 2022 में जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत की यात्रा इनकी नहीं हुई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत की यात्रा हो सकती है और दोनों देश जो है उसके राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक तौर पर होती है। ईयरली एक बैठक तो होती ही होती है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, दोनों देश के प्रमुखों के बीच में। बहुत पहले से चला रहा है, तो मोदी जी जाते थे अभी तक। इस बार हो सकता है कि पुतिन विजिट करें इंडिया को, तो ये भी एक न्यूज़ है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले ही बता देता हूँ। वक्फ बोर्ड के बारे में आज पढ़ेंगे, वक्फ बोर्ड बिल को समझेंगे। मैंने सोचा था पहले कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? क्योंकि बिल या विधेयक आपके मेंस एग्जामिनेशन में या PT में कभी भी नहीं पूछा जाता है। जब वो पास हो जाता है, जब वो एक्ट बन जाता है, बिल और विधेयक के और अधिनियम के बीच में आपको फ़र्क पता होगा। कई सारे बच्चे गलती करते हैं, विधेयक लिख देते हैं आंसर राइटिंग में कई सारे बिल को, अधिनियम को। विधेयक और अधिनियम में फ़र्क होता है, बहुत ही छोटा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? छोटा सा होता है क्या? विधेयक है रॉ मटेरियल, अधिनियम है कच्चा बिल्कुल तैयार खाना। विधेयक है कि भाई अभी बहस चल रहा है उस पर राज्यसभा में, लोकसभा में। अधिनियम हो जाता है जब राष्ट्रपति जी भी उस पर साइन कर देते हैं। पहले दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे, तब वो एक्ट बन जाता है। बिल उसको क्या कहा जाता है? इसको अधिनियम कहा जाता है। तो UPSC हो या PCS हो, जहाँ भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मेंस वगैरह में, वहाँ पर अधिनियम ही पूछा जाता है। एक्ट और विधेयक और बिल कभी भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि रोज़ चर्चा में है, रोज़ चर्चा में है। तो क्या पता वक्फ बोर्ड के बारे में ही आपसे पूछ ले, इसलिए इसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, एक एक करके पढ़ते चलते। सबसे पहले डिटेल आर्टिकल है जो आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको डिस्कस करेंगे हम। आज का इंडियन एक्सप्रेस पता है आपको कितने पेज का है? आप देखिएगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा आपको दिख जाएगा। 150 पेज का है आज का इंडियन एक्सप्रेस। क्या इतना सारा न्यूज़ है क्या? इतना न्यूज़ थोड़ी ना होगा। एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है, उसमें आर्टिकल बहुत ही शानदार आया हुआ है। जरा उसको देखते हैं, उसके बाद आगे के न्यूज़ पर हम लोग चलेंगे। देखिए क्या है आज का आर्टिकल, इंडियाज़ डीप सी चैलेंजेज। क्यों पढ़ते हैं हम आर्टिकल? आपसे कोई पूछे कि क्यों बोला जाता है कि UPSC PCS के लिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़े, क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है? कोई तो कारण होगा। इसमें एक्सपर्ट महोदय वगैरह जो होते हैं उनके व्यूज़ हमें पता चलते हैं अलग अलग इशूज़ पर। आर्टिकल ही दरअसल में न्यूज़पेपर का आत्मा होता है। बाकी न्यूज़ तो ठीक है, वन लाइनर होते हैं। आर्टिकल ही मेन पढ़ना होता है। जो स्टूडेंट हैं या अगर देश की स्थिति आपको जाननी हो, पॉलिसी में क्या चेंजेज आए हैं, तो जितने आर्टिकल आते हैं ना, सबसे पहले न्यूज़पेपर खोलिए और बीच के पेज पर चले जाइए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। आपको एक तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या बड़े स्तर पर क्या चल रहा है। बाकी तो छोटे मोटे न्यूज़ होते हैं, एक दिन का न्यूज़ होता है, कल वो गायब हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल पढ़ा जाता है।
आर्टिकल क्या है, तो इंडिया के डीप सी चैलेंजेज क्या हैं। ये कौन है, तो विश्वजीत देशगुप्ता जी हैं। ये पहले क्या रहे हैं, तो एडमिरल रहे हैं ये, किसमें, तो फॉर्मर कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी। इन्होंने अगर कुछ लिखा है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे हम इसमें, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी को हम क्रक्स निकाल करके पढ़ लेंगे। गहरे समुद्र में संचालन की आवश्यकता। डीप सी किसको कहा जाता है, जैसे ये भारत का मैप है, तो ये जो एरिया होगा ये हो गया नॉर्मल जो समुद्र दिखता है आपको वो। डीप सी वो एरिया होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और सामान्य तौर पर कोस्ट से दूर होते हैं, किसी भी कोस्ट से दूर। और कई बार डीप सी उन्हें भी कहा जाता है, या गहरे समुद्र उनको भी कहा, जहाँ पर किसी भी देश का कोई आधिपत्य नहीं होता है। उस क्षेत्र की भी बात डीप सी के संदर्भ में ही की जाती है। समुद्र जो है, जितने संसाधन पृथ्वी पर आपको दिखते हैं, समुद्र में सबसे ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। उसका उपयोग हम लोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कर सकते हैं। और इसी को क्या नाम दिया जाता है, ब्लू इकोनॉमी का नाम दे दिया जाता है। ब्लू इकोनॉमी बीपीएससी का हॉट टॉपिक होता है, पिछली बार भी पूछा है उन्होंने, बहुत बार पहले भी पूछा है ब्लू इकोनॉमी के बारे में। जिनका मेंस एग्जामिनेशन है, आई होप उन्होंने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन इस क्षेत्र विश्व का अग्रणी देश है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, ये कंपटीशन में मायने नहीं रखता है। कंपटीशन में मायने रखता है कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, दूसरों से ज़्यादा अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं, क्या कंपटीशन में जो आपसे है वो आपसे बेहतर कर रहा है क्या, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। हो सकता है अपने स्कूल के टॉपर रहे हों, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे कोई आपसे शानदार स्टूडेंट है तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। यही चीज़ देशों के विषय पर भी लागू होता है। हमारे पड़ोसी देश अगर किसी चीज़ में विश्व में अग्रणी बन रहे हैं तो हम भले अपने स्तर पर कितना ही अच्छा कर रहे हो, हम उनसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें उनसे बेहतर करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कंपटीशन है। ठीक है, देखिए क्या है हालिया प्रगति, समुद्रयान परियोजना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, आज मैं इसका फिर से इंट्रो दूंगा आपको। पिछले महीने भारत ने 6000 मीटर गहराई तक जाने में सक्षम मानव युक्त गहरे समुद्र वाहन का परीक्षण पूरा कर लिया। समुद्र में 6000 मीटर, कितना हो गया, 6 किलोमीटर गहराई तक जाने वाला यान हमने बना लिया है। क्या एक कम बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल भी नहीं। इंसान चांद तक चला गया है। मैरियाना ट्रंच में बहुत कम लोग जा पाए हैं, क्योंकि पानी का दबाव 6000 मीटर पर इतना ज़्यादा होता है कि लोहे के बॉल को भी कुचल सकता है वो। तो उस प्रकार के वाहन को बनाना जिसमें इंसान बैठकर 6000 मीटर नीचे तक जाए, रिसर्च करे, वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस होता है। अगले 3 वर्षों में भारत इस वाहन के साथ समुद्र तल पर खनिज की खोज शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भारत को चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन की सूची में शामिल करेगा, जो गहरे समुद्र मानव युक्त मिशन को संचालित कर सकते हैं। दुनिया के कुछ ही देश, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन, यही ऐसे देश हैं जो समुद्र की गहराई में मानव युक्त मिशन संचालित कर पाए हैं। उसके बाद भारत ही अपना देश होगा जो ये काम कर पाए। आपने जेम्स कैमरून का नाम सुना है? दुनिया के सबसे अद्भुत मूवी बनाते हैं। तो नोलान के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई मूवी बनाता तो जेम्स कैमरून महोदय हैं। अवतार, टाइटैनिक, ये सब जो मूवी आप देखते हैं ये उन्होंने ही बनाया है। उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो टाइटैनिक मूवी बनाने से पहले उन्होंने मानव को ले जाने में सक्षम इस प्रकार के यान बनवाए थे, जिसमें बैठ करके टाइटैनिक को देखने गए थे। तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा खर्च करके उन्होंने किया था। मूवी बनाने के लिए उन्होंने इस हद तक का काम किया था। आप समझ सकते हैं कितने जुनूनी व्यक्ति होंगे। तो समुद्र में नीचे जाना, वो भी मानवों को लेकर के बहुत ही गहराई तक जाना, बहुत मुश्किल काम होता है। हमने उसमें तो सफलता प्राप्त कर ली है। गहरे समुद्र की चुनौतियाँ। गहरे समुद्र में संचालन एक जटिल गतिविधि है, जिससे भारत और चीन के बीच पिछले 2 दशकों से तनाव और रंगमंच की संभावना बनी हुई है। मतलब कि हम दोनों देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कहाँ पर? तो गहरे समुद्र में। अनक्लॉज के अनुसार, ये अनक्लॉज है यूएन, जो समुद्र से जुड़े हुए कानून है, उस वही संस्था है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के बाहर 200 समुद्री मील की दूरी तक तटवर्ती देशों को गहरे समुद्र में खनन का अधिकार मिला हुआ है। भारत के पास अरब सागर और हिंद महासागर में 2,41,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। कुछ दिन पहले मैंने ब्लू इकोनॉमी पर सवाल दिया था लिखने के लिए।
उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या की, तो ये बता ही नहीं रहे थे कि भाई ब्लू इकोनॉमी में, मैंने पूछा था पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल जब पूछा जाए आपसे तो कृपया करके भारत का मैप ड्रॉ करें, दिखाएं कि कितने बड़े एरिया समुद्र से हमारी लगती है और क्या हमारे पास पोटेंशियल है। ब्लू इकोनॉमी वाले सवाल कभी भी बिना मैप का न लिखें। इस तरह के सवाल में बिना मैपिंग के आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। पोटेंशियल आपसे पूछा जाता है तो ये जो डिफिनेशन वगैरह दिए हुए हैं, डेफिनेशन दिए हुए, परिभाषा दिया हुआ है, इसका उपयोग आप करें आंसर राइटिंग में तो सही रहेगा। गहरे समुद्र में दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तापमान कम हो जाता है, आवृत्ति जैसे कारक संचालन को कठिन बनाते हैं। भारत की प्रौद्योगिकी और संसाधन, भारत ने समुद्रयान परियोजना के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा मत्स्य 6000 विकसित किया है। मत्स्य 6000 क्या है? उस वाहन का नाम है जिसमें मानव बैठ करके 6000 मीटर तक जाएंगे, इसलिए 6000 इस पर लिखा हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है? मत्स्य 6000 विकसित किया है, जिसमें बैठ करके इंसान नीचे जाएंगे। ये भारत ने विकसित किया, वाहन का नाम है ये। यह वाहन 10,132 पास्कल, ये क्या है? तो दबाव का मात्रक होता है, दबाव को सहन कर सकता है, जो समुद्र तल पर 6000 मीटर गहराई पर मौजूद दबाव के बराबर है। भारत को गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी की प्रगति की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र संसाधन जैसे खनिज, गैस हाइड्रेट्स, जैव विविधता का भंडार है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मददगार कर सकता है। मैं आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड करूंगा, जिसमें से एक मूवी कौन सी है? तो वो है गाजी अटैक। ज़रूर देखिएगा, आपको ये दबाव वगैरह से पता चल जाएगा, शानदार मूवी है। और उसके बाद अभी तो मैंने बोला ही कैमरून वाली मूवी टाइटैनिक में भी थोड़ा सा दिखा हुआ शुरुआत में। बाकी कुछ दिन पहले, अब मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, न्यूज़ में आ रहा था कि गहरे समुद्र के जीव जो हैं वो धरती के स्थल पर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जिनको डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, मतलब क़यामत के दिन की मछली, जो कभी धरातल पर नहीं आती है, वो सबसे गहरे अंधेरे समुद्र में रहती है, वो भी पृथ्वी पर देखी गई। उसके बाद से इनको एक को कहा जाता है टाइगर कहा जाता है शायद, बहुत ही खतरनाक फिश होते हैं, वो भी गहरे समुद्र में अंधेरे में रहते हैं, वो भी बाहर पाए गए। तो लोगों ने बोला कि पृथ्वी का विनाश करीब आ गया है, या तो कोई आपदा आने वाली, जिसके कारण से ये इस प्रकार के जो जीव जो कभी बाहर नहीं आते, ये बिल्कुल अंधेरे समुद्र में रहते हैं। अंधेरा समुद्र का मतलब समुद्र में भी सूर्य की रोशनी एक निश्चित स्तर तक ही जा सकती है, उसके बाद समुद्र में बिल्कुल ब्लैक होता है, कुछ नहीं दिखता है। वहाँ के जो जीव होते हैं वो कुछ भी नहीं देख सकते हैं, और वो आँखें नहीं होती हैं उनकी सामान्य तौर पर, वो लाइट अलग अलग एमिट करते हैं और उसी के द्वारा शिकार भी करते हैं और शिकार होते भी हैं। तो गहरे समुद्र के जीव जंतु बहुत सारे बाहर देखे गए, तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि बहुत बड़े आपदा आने वाले हैं, क्योंकि उस प्रकार के जीव जब भी बाहर आए तब बड़ी बड़ी आपदाएं देखी गई। जैसे जापान में सुनामी सहित, अमेरिका में बड़े भूकंप सहित बड़े बड़े चक्रवात और इस तरह की घटनाएं जब हुई हैं, तब इस प्रकार के जीव बाहर आए हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बोला कि ये सब कहावती बातें हैं, ये इसलिए बाहर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े जीव जो समुद्र में बहुत पहले से छुपे हुए होते हैं, कभी बाहर नहीं आते हैं, कभी भी बाहर नहीं आते हैं। इस प्रकार के जीव इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि समुद्र के तल का जो तापमान है वो जलवायु परिवर्तन के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बढ़ रहा है। जो तापमान पहले कम रहता था वो बढ़ रहा है, और इस तापमान के बढ़ने के कारण से ये जीव अब वहाँ पर रहने में उनको मुश्किल होती, कठिनाई होती है, इसलिए वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर वो मर जाते हैं, क्योंकि ये जलवायु भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। तो गहरे समुद्र के जो जीव हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा बन गया है। भारत के लिए क्या करना आवश्यक है? तो प्रौद्योगिकी में निवेश करे भारत की सरकार, अनुसंधान रिसर्च पर और खर्च करे, मानव संसाधन पर खर्च करे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करे, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी और नीतियों को मजबूत भी किया जा सकता है। भविष्य की दिशा क्या है? इन्होंने जो रिकमेंड किया है वही सब पॉइंट्स है इसमें। भारत को गहरे समुद्र में तेजी से प्रगति करनी होगी क्योंकि यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति प्रदान करेगा, क्योंकि दुनिया के कुछ ही देश इस प्रकार के काम अभी तक कर पाए हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा गहरे समुद्र से प्राप्त संसाधन का उपयोग टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि हमने वहां से ढेर सारा ले लिया संसाधन और उसके मदद से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञ की राय क्या है? भारत को गहरे समुद्र अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संस्थानों को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि ये भी वही कह रहे हैं जो हम सब कहते हैं, रिसर्च करो डेवलपमेंट पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा करो, वो उसी से लाभ होगा।
तेजी से प्रगति के लिए मंत्रालय, विभाग, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। भारत को गहरे समुद्री प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से विकसित करना होगा, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां रणनीतिक रूप से संवेदनशील होती हैं। रणनीतिक मतलब स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इसलिए कोई आपको ये तकनीक देगा नहीं, आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप आत्मनिर्भरता चाहते हैं तो आपको इसको डेवलप करना ही पड़ेगा। भारत सरकार ने किया भी है। मत्स्य 6000 जो अभी वाहन का नाम मैंने बताया, वो इसी का उदाहरण हो सकता है। गहरे समुद्र भारत की प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा। चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा में भी हमें मजबूती प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ जो है वो उसको क्या कहा जाता है, स्टूडियो गिबली। क्या है ये भाई? मियाजाकी और स्टूडियो गिबली। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या इसको कहा जाता है, स्टूडियो गिबली कहा जाता है। ये बहुत फेमस हो रहा है, इसीलिए यूपीएससी पीटी वगैरह में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्या पता बीपीएससी वाले भी पूछ लें। एआई जनरेटेड आर्ट है ये, जो आज का आर्ट नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, मियाजाकी। मियाजाकी कौन है? तो पर्सन है एक। और स्टूडियो गिबली जो है, इसका निर्माण 1960 के दशक में जापान में किया गया था और उसमें बहुत ही सुंदर आर्ट बनाए जाते हैं। उसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो ये देखिए डीडीएलजे का फेमस है, डीडीएलजे का, शाहरुख खान और काजोल वाला। और इन तीनों को तो जानते ही होंगे आप, बाबूराव, श्याम और तीसरे का नाम क्या था, राजू। तो ये घिबली आर्ट बनाया हुआ है। कहाँ पर ये बनता है? तो चैट जीपीटी 4 प्रो पेड वर्जन में ये बनता है। चैट जीपीटी पेड वर्जन में अगर आप यूज करते होंगे तो वहाँ पर आप इस तरह के आर्ट का निर्माण कर सकते हैं। आप अपना फ़ोटो डालिए और उसको बोलिए कि स्टूडियो घिबली इफ़ेक्ट डालने के लिए, तो आपको डाल करके इस प्रकार के शानदार इमेज दे देगा। अभी तो ये पेड है, फ्री में भी आ जाएगा कुछ दिन। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? बस आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। स्टूडियो घिबली और मियाजाकी क्या है? तो चर्चित है ये एआई के आर्ट फॉर्म में, ये आजकल फिर से चर्चित हो गया है। स्टूडियो घिबली का स्थापना 1985 में हायाओ मियाजाकी और उनके सहयोगी तोशियो सुजुकी ने की थी, जापान में। मियाजाकी ने 70 के दशक से पहले विश्व मास्टरपीस थिएटर और फिल्मों में काम किया, लेकिन स्टूडियो घिबली के साथ वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुए। बहुत ही फेमस स्टोरीज वगैरह इनकी आई है। फिर इसके बाद स्टूडियो घिबली की फिल्में अपनी अनूठी कहानी, रंग और गहरे सांस्कृतिक संदेश के लिए जानी जाती है। कल्चरल रूप से जापान को पूरे दुनिया तक ले जाने में स्टूडियो घिबली का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इनके रंग बहुत ही शानदार होते हैं। अगर आप देखोगे तो कितना खूबसूरत आर्ट है ये, देखिए ज़रा इसको, या फिर इस आर्ट को ही देखिए कितना शानदार बनाया हुआ है। रंगों का कॉम्बिनेशन देखिए। तो इसी प्रकार के आर्ट जो होते हैं उसके लिए जाना जाता है इसको। एआई जनित कला, अभी हाल फिलहाल में लोगों ने चैट जीपीटी प्रो 4 का यूज़ करके, पेड वर्जन का यूज करके इसको फिर से प्रचलित कर दिया है। तो इसलिए भी ये फेमस हो गया है। स्टूडियो घिबली एआई ने फिर से बनाया और वायरल हो रहा है। बस मुझे इतना ही बताना था कि आप शब्द से परिचित हो जाएं, बाकी इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। आपसे अगर पूछे आप बता दीजिएगा जितना मैंने बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा और इसमें जापान की कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में योगदान दिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ जो है वो है आपका ग्याया कहा जाता है इसको, हिंदी में गैया लिख दिया है इसने। इसको कहा जाता है गायेया, गायेया कहा जाता है। ये फ्रेंच शब्द है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं तो एक मिनट, हाँ मैं भी भूल गया था क्या पढ़ना था इसमें। यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट है जो मिल्की वे के मैपिंग कर रहा था बहुत दिनों से, अब उसको बंद कर दिया गया है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये मिशन चर्चा में रहा है, इसके बारे में क्या जानते हैं, और स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। ग्याया मिशन, या हिंदी में गैया लिख दिया इसने, ग्याया कहा जाता है, ग्याया कहा जा रहा है इसको। एक यूरोपीय अंतरिक्ष यान जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। 10 साल से काम कर रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों को मैप करना था। 10 साल तक संचालन के बाद ग्याया मिशन को बंद कर दिया गया है। अब इसकी उपलब्धि क्या रही? इस मिल्की वे में लगभग 2 अरब सितारों के बारे में जानकारी प्रदान की इसने हमें। 13,000 से अधिक अध्ययनों में योगदान दिया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ग्याया ने सितारों की स्थिति, गति और रासायनिक संचालन के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र किया है। इसने प्राचीन तारा धाराओं, स्टार स्ट्रीम्स और सफ़ेद बौने यानी कि व्हाइट ड्वार्फ की खोज की, जो सूर्य से लगभग 10 अरब साल पुराने हैं और मिल्की वे में मौजूद हैं।
समझ नहीं पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। इसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा है सौर मंडल, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी सहित 9-10 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। हम मानते 8 ही हैं ग्रह को, बहुत सारे ग्रह और भी हैं। इस मिल्की वे में सूर्य से पुराने बहुत सारे ड्वार्फ तारे हैं, सफ़ेद बौने तारे जिनको कहा जाता है, और सूर्य से पुराने जो उपग्रह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी उनकी भी खोज की है किसने? इस मिशन ने। अब इसको बंद कर दिया गया है। 10 साल से काम कर रहा था ये। इस मिशन में अलग अलग दिशाओं में ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगे थे जो सितारों की स्थिति की सटीकता से मापते थे। इसने अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी से दूर एक कक्षा में चक्कर लगाया, जिससे यह सितारों की गति को मापने में भी सक्षम हुआ। इस मिशन ने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान सितारों की गति को मापा, जिससे आकाशगंगा के केंद्र में एक सैटेलाइट गैलेक्सी की भी खोज हुई थी। गया ने आकाशगंगा के द्रव्यमान और उसमें मौजूद अंधेरे पदार्थ डार्क मैटर की मात्रा का अनुमान लगाने में भी मदद किया कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे जिसको नाम दिया गया है, आकाशगंगा जो है उसमें डार्क मैटर का कितना हिस्सा है। इसके डेटा ने खगोलविदों को आकाशगंगा के इतिहास के संरचनाओं को समझने में भी मदद किया था। इसने सूर्य के निकटतम सितारों की गति को मापा, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विस्तार की दर, एक्सपेंशन रेट को समझने में मदद मिला कि ब्रह्मांड कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। इस मिशन ने 2014 से 2023 तक विशाल डेटा संग्रह बनाया, जो साइंटिस्ट वगैरह के लिए आगे के मिशन के लिए रेफरेंस बिंदु के तौर पर काम करता है। इसने आकाशगंगा की 3D संरचना को समझने में मदद की, जिससे सितारों की स्थिति और गति भी शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में इसने काम किया। अब इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका डेटा वैज्ञानिकों के लिए अभी भी उपयोगी होगा। मिशन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक सफल मिशन माना जाता है। ESA ने इसको प्रक्षेपित किया था। कब किया था उसको जरा देख लेंगे। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। गाया ने खगोलविदों को आकाशगंगा के इतिहास को समझने में मदद की, जो पहले संभव नहीं था। बहुत सारे रहस्य भी सुलझाए इसने। 2013 में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के तट के पास देखिएगा, वहाँ पर आपको फ्रेंच गुयाना दिख जाएगा। ये फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गुयाना, लेकिन वहाँ पर भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये आने वाले समय में इसकी इकॉनमी जो है 25% के दर से बढ़ रही है, और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से दुबई जैसे शहर जो बहुत प्रचलित हो गए, बहुत तेज़ी से इकॉनमी बढ़ी उनकी, उसी प्रकार से फ्रेंच गुयाना का भी हो गया। भारतीय लोगों का दबदबा है यहाँ पर। 33% ज़्यादा आबादी भारतीय लोगों की ही है। फ्रांस का क्या है? ये तो टेरिटरी है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसका लॉन्च पैड है यहाँ पर एक, उसको लॉन्च किया जाता है फ्रेंच गुयाना से अक्सर, तो उसको भी याद में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। तमिलनाडु असेंबली पासेज रिजोल्यूशन अगेंस्ट प्रपोज्ड वक्फ बिल। वक्फ बिल के जो भारत सरकार ला रही है उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास किया है। क्या इस रिजोल्यूशन कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। राज्य सरकार को जो करना होता है करती है, केंद्र सरकार के पास जो पावर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिजोल्यूशन का एक मायने है कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट में। ये बिल मुझे नहीं पढ़ाना था, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता हो कि क्या है ये। क्या पता 1% चांस भी होगा कि वक्फ बिल के बारे में पूछे, या फिर किसी डायरेक्टली सवाल पूछ ले वक्फ बिल के बारे में, तो आपको पता हो कि वक्फ क्या है और किस प्रकार से काम करता है और क्या इसके बारे में ये बिल में लाया जा रहा है। वक्फ बिल 2024 भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया एक विधेयक है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन, निगरानी में सुधार लाना है ताकि पारदर्शिता बढ़े, दुरुपयोग रुके, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले, ऐसा भारत की सरकार क्लेम कर रही है। इस बिल को 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। जेपीसी ने इस पर विस्तृत चर्चा की। 27 जनवरी 2025 को 44 संशोधन पर विचार करने के बाद इसको मंजूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अलग अलग लोग भी शामिल थे वो बोल रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना। खैर, अभी हमें राजनीतिक चीज़ों पर नहीं जाना, हमें बस समझना है कि वक्फ क्या है। ये शब्द आपको लग रहा होगा वक्फा। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ख़ास तौर से अरेबियन कल्चर, या अरेबियन में भी क्या फारसी कल्चर से आए हैं। इस्लाम का जन्म हुआ अरब में, लेकिन उसका कल्चर जो है वो फारसी वाला है। फारसी यानी कि ईरान। तो एक बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड धार्मिक हिस्ट्री में है। क्या है कॉन्सेप्ट? कि इस्लाम ने फारस पर इस्लाम ने कब्जा किया, मतलब ईरान पर कब्जा किया, लेकिन ईरान यानी कि फारसी लोगों ने
इस्लाम के कल्चर पर कब्जा कर लिया। तो इस्लामिक कल्चर में क्या है, तो फारसी कल्चर का प्रभुत्व हो गया, फारसी कल्चर। तो इसलिए कई सारे भाषा, कई सारे शब्द वगैरह आपको मैच करते हुए दिखेंगे। इस जरा शब्द को देखते हैं। वक्फ अरबी शब्द है जिसका नाम क्या है, वुकफा। वुकफा जिसका अर्थ रोकना या समर्पण करना होता है। यह इस्लामिक कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण है। कौन सा कानून? इस्लामिक कानून। अब जरा एक चीज़ और सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो निर्माण मतलब सब लोगों के साथ मिलकर के कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने प्रपोज किया था कि यूसीसी को लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो, क्योंकि सभी के लिए देश में एक ही कानून होना चाहिए और इससे किसी की धार्मिक भावना भी आहत नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार था, लेकिन उस समय लागू इसको नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? हवाई बातें मत किया कीजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। क्यों नहीं किया गया? आप झट से बोल दो नेहरू जी का नहीं। देश का विभाजन हुआ था। इस देश से बहुत बड़े स्तर पर मुस्लिमों का पलायन हो गया था पाकिस्तान में और अब वर्तमान के बांग्लादेश में। तो जो बचे खुचे मुस्लिम थे, अगर उनके नियम कानून, इस्लामिक कानून को भी उसी समय देश का आज़ादी के तुरंत बाद ही छीन लिया जाता, तो संदेश ये जाता कि भारत में जो जिन्ना है उनका जो विचारधारा है वो बिल्कुल सही बैठा, इस्लामिक लोगों का इस्लामिक कानून भारत में सेफ नहीं है। एक नए नवेले आज़ाद देश के लिए जो धार्मिक आधार पर बांटा गया है, जिसमें से एक ने क्लेम किया है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होंगे, दूसरे ने क्लेम किया है कि हम सेकुलर होंगे, और उसमें हम यूसीसी लागू कर देते तो हम क्या बोलते कि हमारे देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता था। समझा कीजिए चीज़ों को डिटेल में। इसलिए उस समय इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन इसको संविधान में उन्होंने, अंबेडकर जी ने बोला कि इसको हम संविधान में तो डाल के रखेंगे, तो उन्होंने इसको लक्ष्य में रख दिया, लक्ष्य में रख दिया और आर्टिकल 44 का बना दिया कि आने वाली जो जनरेशन है वो इसको लागू करेगी, सेकुलरिज्म को पुख्ता करने के लिए। उस समय भी सेकुलरिज्म मजबूत होता, लेकिन उस समय सेकुलरिज्म से भी ज़्यादा चीज़ किसकी आवश्यकता थी, तो सही मैसेज जाने की। ठीक है, अब आपको समझ में आया। इसलिए उसको उस समय लागू नहीं किया गया। अब इसको लागू करने पर बातचीत चल रही है और इसको लागू करना भी चाहिए। देखिए क्या है इसमें। वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, कब्रिस्तान, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, गरीबों व विकलांगों की सहायता के लिए किया जाता है। वक्फ का प्रबंधन वक्फ बोर्ड, मुतवल्लिल प्रशासकों द्वारा किया जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1955 के तहत में होता है। ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, 1955 के तहत में होता है। वक्फ संपत्तियों की स्थिति। सितंबर 2024 तक भारत में 7 लाख पंजीकृत अचल वक्फ संपत्तियां हैं, यानी कि ज़मीन वगैरह हैं, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र फैली हुई है। देश में 3 संस्था के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। एक है रेल, एक है सेना और एक है वक्फ। इस तीनों के पास देश की सबसे ज़्यादा संपत्ति है, रेल, सेना और वक्फ। तो रेल और सेना तो भारत सरकार के तहत में है। ये धार्मिक संस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से दान करते हैं ज़मीनों को। मूल्य। सच्चर समिति 2006 के अनुसार वक्फ संपत्तियों की बाजार मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब में है वक्फ संपत्तियां। 7% संपत्तियों पर कब्जा है, 2% पर मुकदमे चल रहे, 50% की स्थिति अज्ञात है। कई राज्यों ने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण ही पूरा नहीं किया, यानी कि है तो इतना सारा एकड़ फैला हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ही अव्यवस्थित तरीके से फैला हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है वक्फ में। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यूपी के बहुत फेमस नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, पश्चिमी यूपी के हैं, बहुत फेमस मुस्लिम नेता हैं। पहले बहुत सारे विवादित बयान देते थे, लेकिन योगी जी के आने के बाद बेचारे के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे दिन जेल में काटे उन्होंने। उनको 2 रुपये के दर से 2 रुपये, ध्यान से सुनिएगा, 2 रुपये जितना भी आपके घर में कहीं पर सिक्का रखा होगा, 2 रुपये के दर से वक्फ की संपत्ति दे दी गई और उस संपत्ति पर उन्होंने पश्चिमी यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया और उससे करोड़ों कमा रहे हैं। वक्फ संपत्ति के साथ एक मुस्लिम नेता ने किया। पश्चिमी यूपी में ये कोर्ट का है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कोर्ट का है। इतने बड़े बड़े आरोप, तो मुकदमा वगैरह भी हुए हैं, भ्रष्टाचार जम के होता है।
वक्फ संपत्ति 1995 पृष्ठभूमि इतिहास। वक्फ ने संबंधित पहला कानून 1913 में आया, फिर 24, फिर 54, फिर 95 में संशोधन हुए, यानी कि औपनिवेशिक भारत का कानून भी है। 1995 का अधिनियम सबसे व्यापक था, जिसे पुराने कानून को निरस्त कर दिया गया। 2013 संशोधन। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी, जैसे बिना सबूत के संपत्ति को वक्फ घोषित करना। 2013 में यूपीए की सरकार ने एक बड़ा ही अद्भुत सा इनको दे दिया, वक्फ के बोर्ड को शक्ति दे दी, जिसमें था बिना सबूत के भी आप संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। अब जरा जो अभी एक्ट आया है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जब भी लिखिएगा इस तरह के सवालों को तो कृपया करके अपने दिमाग को क्लीन रखें, वाइट पेपर रखें, दोनों पक्षों को अच्छे से लिखें। गोदी मीडिया वाली भाषा बिल्कुल भी ना लिखें, आपका नुकसान हो जाएगा एग्जाम में। केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की संरचना बदलाव। पहले केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य हो सकते थे, मंत्री को छोड़कर। अब गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। आप मुझे बताइए, आप जब बोलते हैं कि हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए केवल हिंदू व्यक्ति शामिल होंगे, हालांकि कई सारे जगह पर ये नहीं हो पाता है, क्या वहाँ पर आप अपने धर्म की बात नहीं कर रहे होते हैं? तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ था कि केवल मुस्लिम सदस्य होते थे वक्फ के, लेकिन अब बोला जा रहा है गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। ये मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम 2 महिला सदस्य होने चाहिए। हाँ, गैर मुस्लिम से भी ज़्यादा है कि महिला सदस्य जरूर होने चाहिए उस मेंबर में, वक्फ बोर्ड में। महिलाओं को तो जरूर एंट्री मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकर्ता, अधिकारी, सीईओ और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। इसमें बोर्ड में सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर जैसे सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, भले ही वह किसी भी धर्म के हों। ये भी बोला गया कि सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। तो इनके शामिल होने से क्या नुकसान होगा बताइए मुझे? हो सकता है ये कलेक्टर मुस्लिम हो, मुस्लिम शामिल हो जाए, हिंदू हो, हिंदू शामिल हो जाए, सांसद मुस्लिम हो, विधायक मुस्लिम हो, कलेक्टर भी मुस्लिम हो, तो भी क्या दिक्कत है? देखिए जरा समझते हैं क्या दिक्कत है। संपत्ति सत्यापन और पारदर्शिता। वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी। जिला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सर्वे कमिश्नर बनाया जाएगा, जो यह तय करेगा कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी है, ये भी तय किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाया जाएगा, जिसके तहत लंबे समय से उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता था। अब संपत्ति मालिक की सहमति अनिवार्य होगी। पहले क्या था कि वक्फ के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है तो उसको घोषित कर दो, जो 2013 एक्ट में है ना, बिना सबूत के भी घोषित कर दो। अब ऐसा नहीं है। अब किसी की ज़मीन को तभी वक्फ की ज़मीन घोषित की जा सकती है जब उस ज़मीन का मालिक हामी भरेगा। महिला प्रतिनिधित्व इसमें डाला गया है ताकि लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार की शक्तियाँ। केंद्र सरकार किसी वक्फ संपत्ति को ऑडिट करने का निर्देश का अधिकार होगा। कैग के द्वारा इसको ऑडिट किया जा सकता। ऑडिट का मतलब होता है परीक्षण करना कि आपने घोटाला तो नहीं किया है ज़मीनों में। तो ये 2 रुपये वाला जो किस्सा सुनाया वो तो नहीं होता कम से कम। वक्फ संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा ताकि मूल्यांकन और राजस्व की जाँच हो सके। ये भी कहा गया। विवाद समाधान। वक्फ विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर द्वारा संपत्ति की स्थिति तय करने का प्रावधान है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा। बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान होगा, क्योंकि बोहरा मुसलमान को अन्य मुसलमानों में माना जाता है। वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। मुतवल्ली को निष्कासन से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा। बिल का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। सरकार की आलोचना नहीं करनी है गुरु, केंद्र हो राज्य हो, भाषा सही रखना है लिखते समय। आलोचनात्मक जो पॉइंट है उसको लिख दीजिए कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है। भारत में कई सारे अधिकार अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है, जिसके तहत में अल्पसंख्यक वर्ग अगर इसमें शामिल हैं तो गैर अल्पसंख्यकों को शामिल करना संविधान के अनुरूप नहीं हो सकता है। लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बिल्कुल स्वीकार है और सही मानिएगा उसको। आलोचना करते समय भी ध्यान रखें किसकी आलोचना करनी है, किसकी नहीं करनी है। आधुनिकीकरण होगा, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होगा, गरीब महिलाओं बच्चों तक पहुंचाना, महिलाओं सशक्तिकरण होगा, विवादों का समाधान हो सकता है। बिल के पक्ष में तर्क क्या है? सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का कहना है कि यह बिल संविधान का उल्लंघन नहीं करता। इसको उद्देश्य वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को कम करना है। 2013 के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी उनकी शक्तियाँ। सुधार की मांग। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, सिया बोहरा समुदाय लंबे समय से वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग कर रहे हैं। सिया और बोहरा समुदाय जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सितंबर 2022 से तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल तिरुचेदुराई गांव पर दावा किया था, जिससे विवाद हुआ था। ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सत्यापन अनिवार्य है और इसी सत्यापन का इसमें क्लॉज डाला गया है
कि सत्यापन किए बिना आप किसी भी चीज़ को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। बिल के खिलाफ तर्क आलोचनाएं, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म करना, सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, प्रशासनिक जटिलताएं भी कायम हो जाती हैं इससे। ये आपको आलोचनाओं में पॉइंट को लिखना है। और एक चीज़ और है इसमें, विपक्ष की आलोचना, कई सारे जो आलोचना है विपक्ष ने किया है कि टीएमसी, कांग्रेस, एसपी ने इस अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि यह बिल मस्जिद, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश है। क्या करेगा कोई कब्रिस्तान छीन करके, मस्जिद छीन करके? नेताओं के बयानों पर मत जाया कीजिए। खुद बाहर निकल कर देखेंगे तो देश आपको सेकुलर दिखेगा, और अगर नेताओं को टीवी के थ्रू में देखेंगे तो देश में लगेगा कि रोज़ दंगे फसाद हो रहे हैं। जेपीसी के प्रक्रिया और विवाद, जेपीसी ने 6 महीने तक 24 बैठकें की है, 44 संशोधन दिए हैं। विपक्ष का विरोध, विपक्षी दलों ने जेपीसी प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया। निलंबित भी किया गया था 10 सांसदों को। आरोप, विपक्ष ने कहा कि जेपीसी उनकी बातें नहीं से जल्दबाजी रिपोर्ट तैयार किया गया है। कांग्रेस ने वक्फ संपत्तियों को हड़पने का साजिश बताया। यहाँ तक सारा न्यूज़ आपको मैंने करवा दिया, बाकी ये आपके काम का नहीं है। वक्फ बोर्ड क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या इसमें संशोधन किया जा रहा है, सारा कुछ मैंने बताया। अभी ये विधेयक है, बिल है, अभी पारित नहीं हुआ है और पारित होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। वक्फ के बारे में पूछ सकता है तो औपनिवेशिक भारत से चला रहा कानून है, और आज के भारत में भी ये इस्लामिक लॉ के आधार पर संपत्तियों का ग्रहण करता है। इसके पास बहुत सारी ज़मीनें भी हैं, इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, जिसका दोनों का समापन होना चाहिए। सही पारदर्शी प्रक्रिया बनना चाहिए, लैंगिक विभेद खत्म होना चाहिए, संविधान का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज के दौर में किसी भी धार्मिक संस्था के पास, कोई भी धर्म से रिलेटेड संस्था हो, उसके पास वो शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। आज के भारत में कोई भी धार्मिक संस्था हो, चाहे वो राइट विंग की हो, लेफ़्ट विंग की हो, बीजेपी से जुड़ी हुई हो या वक्फ से जुड़ी हुई हो, किसी और धर्म से रिलेटेड हो, एक झटके में सबको निपटाना चाहिए। खैर चलिए, ये तो बाद की बात हो गई, आपको मैंने समझा दिया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। पढ़िएगा, पढ़िएगा और पढ़िएगा। पढ़ना ज़रूरी होता है, अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल एक बच्चे ने कॉल किया था, बहुत परेशान, बहुत हताश। इस तरह के रोज़ कॉल आते हैं, तो ठीक है, हमारा काम ही यही है। तो यही चीज़ था कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो अच्छे से पढ़ लेंगे, तो पढ़ा हुआ काम आता है। इसलिए पढ़िएगा ज़रूर, डूब के पढ़िएगा किसी भी चीज़ को, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़िएगा, लिखिएगा डिटेल में। और समय जब दे रहे हैं तैयारी में तो पूरे तन मन धन से दीजिए, नहीं तो छोड़ करके कुछ और कर लीजिए। ऊपर ऊपर नहीं कि पढ़ भी रहे हैं, लाइब्रेरी भी जा रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़िएगा अच्छे से। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।